हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0। साथियों, आज जनरल साइंस के बायोलॉजी का टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। साथियों, 7 से 8 बोल सकते हैं 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे आज इस क्लास से। तो कंप्लीट जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, यानी कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। 100 में से 100 क्वेश्चन आपको आज पढ़ने हैं। गारंटी देता हूं 100% आपको इस क्लास से आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें साथियों, लुसेंट जीके का संपूर्ण निचोड़ पूरे 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही क्लास में मैंने करा दिया है। चैनल के अंदर जाइए, आपको वो क्लास मिल जाएगी। आप लोग उस क्लास को देख लेना, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उस वीडियो में मैंने जनरल साइंस और जीके का पूरा संपूर्ण निचोड़ दिया है, मिक्स क्वेश्चंस किया है, पूरा 1000 क्वेश्चन एक ही क्लास में। तो उस क्लास को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही अपलोड हुई थी, आप लोग सभी साथी देख लेना। चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो सेरेब्रम में होता है। साथियों याद रखिएगा, सेरेब्रम। देखिए, सेरेब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है या नियंत्रण होता है? तो देखिए, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापक्रम, वो कहाँ नियंत्रित होता है? याद रखिएगा साथियों, हाइपोथैलेमस में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण होता है उसे हम क्या बोलते हैं या किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए, कुटपाद। देखिए, ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कुटपाद ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है? ये तो यार मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टाइलिन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो होती है, कोशिका सेल्स, वो प्राय किसका उपयोग करती हैं या प्रयोग करती हैं? तो देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो ग्लूकोज का। याद रखिएगा, किसका? ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया द्वारा, देखिए किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो देखिए, याद रखिएगा, विसरण के माध्यम से। किस अभिक्रिया के द्वारा? तो साथियों याद रखना, विसरण के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो याद रखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है उसको हम कहते हैं विघटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो देखिए, मनुष्य यानी मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका जो सबसे बाहरी वाला झिल्ली होता है उसे हम कहते हैं साथियों ड्यूरामीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन क्या है? तो देखिए, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन, माफ करना, हार्मोन नहीं, एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो परमाणु संख्या 8 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है तो 0.03% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? यानी देखिए, जो पौधे छाया पर उगते हैं, छाया पर पनपते हैं, उन पौधों को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखिएगा, सियोकाइट्स। ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। यानी जो पौधे छाया में पनपते हैं उसे सियोकाइट्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग यानी मनुष्य जो है वो किसके माध्यम से सांस लेता है? तो लंग्स यानी फेफड़ा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है फेफड़ा, याद रखिएगा, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी इनमें से कौन सा है? तो देखिए टीबी और निमोनिया, ये दोनों बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जब किसी को उच्च रक्तचाप की अवस्था मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। देखिए हाइपोटेंशन नहीं होता है, हाइपरटेंशन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यानी फिश जो होती है मछलियाँ, वो कौन सा पदार्थ को उत्सर्जन करती है या उत्सर्जित करती है? तो देखिए राइट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आप सभी को पता होता है NH3 होता है। अमोनिया एक प्रकार का यौगिक होता है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो साथियों बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है तो याद रखिएगा पोटोमीटर से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रखिएगा पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो देखिए इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ये किस में होता है? तो प्लांट्स में होता है, यानी पादप में, पेड़ पौधों में होता है। और प्रकाश संश्लेषी अंगक हम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पत्तियों को। राइट है ऑप्शन नंबर है पत्ती। अगला है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए उसमें होता है रंध्र, रंध्र जिसको हम इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का आकार या फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो देखिए फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा का आकार होता है साथियों शंक्वाकार है ना, शंक्वाकार होता है फेफड़ा, यानी मानव के ह्यूमन का लंग्स का आकार। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए भोजन जो पचता है यानी भोजन का पाचन ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो देखिएगा हार्मोन जो है ना, हार्मोन इस शब्द का नामकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा वैलिस एवं स्टारलिंग ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पृथक्करण का नियम किसने दिया था? याद रखिएगा मेंडल ने। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी मेंडल। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। और अगर आपसे पूछे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो फिर आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिए वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान दीजिए साथियों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और आप बोलोगे सर कवक का, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में। आप बोलोगे सर विषाणु का, तो विषाणु का अध्ययन जो है साथियों वायरोलॉजी में किया जाता है, वायरोलॉजी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत। राइट है ऑप्शन नंबर डी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? देखिए पेड़ पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकी, ऑप्शन नंबर बी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस प्रकार का पौधा जिसमें बीज तो होता है लेकिन फूल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अनावृति बीजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु जो होते हैं ना बैक्टीरिया, तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो देखिए जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है छड़ रूपी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग आपको यहाँ पर छांटना है, कौन सा है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा तपेदिक। ये तपेदिक जो है साथियों ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। बाकी पीलिया, चेचक ये वायरोलॉजी यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है?
तो देखिए मानव के आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसको कहते हैं एसररिसिया कोलाई, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम शॉर्टकट में ई कोलाई भी बोलते हैं, याद रखना, ई कोलाई भी इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये अधिकांशतः किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिए जीवाणुओं में, यानी बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी यानी अपना पोषण वह स्वयं करता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है शैवाल, शैवाल जो कि समुद्र के माध्यम से या समुद्र में पाया जाता है। और साथियों शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी होता है, यानी वह अपना पोषण जो है स्वयं करता है। टिक्का रोग किस में होता है? तो ध्यान दीजिए टिक्का रोग ये मूंगफली में होता है, ग्राउंड नट बोलते हैं मूंगफली को इंग्लिश में, और मूंगफली में ही ये टिक्का नामक रोग होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कौन सा वो शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा साथियों लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया राइट है ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोफोबिया रोग ये किससे उत्पन्न होता है या किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिए हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो है ये साथियों विषाणु के कारण होता है, कुत्ते के काटने से, है ना, कुत्ते के काटने से जो रेबीज होता है उसी से ये रोग उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया। और इस बीमारी में क्या होता है? तो जल से डर लगता है, यानी पानी से डर लगने लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्यान से देखिएगा जंतुओं में होने वाले जो रोग है फुट एंड माउथ ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वायरस के कारण, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। केल्प ये किससे प्राप्त होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए केल्प ये किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा समुद्री शैवालों से, ऑप्शन नंबर बी। सभी कवक सदैव किस प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिए साथियों सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी विविध पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो देखिए जापान के जो लोग होते हैं इनमें से वो कौन सा एक प्रकार का लाइकेन है जिसको जापानी लोग सब्जी के रूप में खाते हैं? तो याद रखिए इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर बी। इंडोकार्पन एक प्रकार का लाइकेन है जिसको जापानी लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, याद रखिएगा। अगला एजोला है एक क्या? तो देखिए एजोला क्या है? तो याद रखिए एजोला एक जलीय फर्न है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो एजोला का साथियों, एजोला करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है और इसका संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। जहां राइबोसोम वहां प्रोटीन, जहां प्रोटीन वहां राइबोसोम, याद रखिए। तो मुक्त राइबोसोम के द्वारा, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो देखिए जो जड़ें मूलांकर से विकसित होती हैं उन्हें मूसला जड़ें कहते हैं। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए मूसला जड़ें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो शकरकंद भी जड़ है, मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़ है। यहाँ बच के रह गया आलू, तो आलू तो तना है ना, आलू तो जड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा तना। अगला क्वेश्चन है अवस्तंभ मूल ये किस में पाई जाती है? ध्यान दीजिए साथियों अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो गन्ने में, गन्ना यानी शुगर कैन। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटे जड़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती है? अब बरगद का पेड़ आपने देखा होगा उसकी जो है जड़ जो होता है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है, काफ़ी मोटा मोटा होता है। तो बरगद के पेड़ के तने से जो लटकने वाली जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो स्तंभ मूल। आपने कभी ना कभी बरगद के पेड़ का जो तना है जो लटकता है उससे झूला जरूर झूला होगा, ठीक है। मैं तो झूला हूँ यार, मैं तो गिरा भी हूँ कई बार। तो देखिए उसको हम बोलते हैं स्तंभ मूल, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? अब देखिए हल्दी का जो पौधा होता है और जिस हिस्सा का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी साथी लोग बोलेंगे सर जड़ है हल्दी, मैं बोलूँगा नहीं, गलत आंसर है, क्योंकि हल्दी ये प्रकंद होता है, ऑप्शन नंबर बी।
संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी संसार का विश्व का सबसे बड़ा जो फूल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेफ्लेसिया से। राइट है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेसिया जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगर आपसे पूछे संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वुल्फिया, याद रखिएगा वुल्फिया, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो देखिए जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है, तो जिंक गो, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दम्मा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन ये किससे प्राप्त की जाती है, तो याद रखना साथियों इफेड्रा नामक पौधे से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वह पौधा जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो वो पौधा है साथियों साइकस, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान दीजिए सुगंधित पुष्पों में परागण जो होता है वह कीट के माध्यम से होता है, कीटों के द्वारा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर एक कीट। अगला क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर सी गन्ना राइट आंसर है। अगला है, चावल का दाना क्या है, तो देखिए चावल का जो दाना होता है वो एक बीजीय फल होता है, याद रखिए एक बीजीय फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ध्यान दीजिए नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं, तो गुद्देदार पुष्पासन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नाशपाती, एप्पल, इन सभी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गुद्देदार पुष्पासन। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है, यानी आलू जो है ये किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा आलू सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, जैसे कि बैगन, बैगन भी आपका सोलेनेसी कुल का ही पौधा है, ऑप्शन नंबर सी। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है, यानी कपास किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा मालवेसी कुल का, ऑप्शन नंबर ए। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आम, मैंजीफेरा इंडिका, डोकस कैरोटा या ये सभी, इनमें से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधे ये किस कुल से संबंधित है, तो देखिए दाल कुल के यानी दलहनी पौधे जो होते हैं वो लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा चाय का जो पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है थियासाइनेंसिस, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है, यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया धान्य, इनमें से कौन सा एक है धान, तो याद रखिएगा ट्रिटिकेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, अब देखिए दाल जो हम सेवन करते हैं या खाते हैं तो किसके लिए खाते हैं, दाल खाने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो प्रोटीन की, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ध्यान दीजिएगा पेड़ पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन ये फ्लोएम के द्वारा होता है, दोनों ही बातें याद रखना। अगला है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो साथियों ध्यान दीजिए पौधों की वृद्धि के लिए 16 प्रकार के आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर डी 16। अगला है, पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है, हरिमहीनता यानी पेड़ पौधे जो कम हरे होते हैं या हरापन की कमी होती है उसको हरिमहीनता बोलते हैं, और ये किसकी कमी के कारण होता है, तो मैग्नीशियम के कारण। अब देखिए मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है ये, याद रखना मैग्नीशियम। अगला है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो साथियों याद रखिएगा आनुवांशिकी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जीन्स ये किससे बने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जीन्स ये किससे बने होते हैं, तो डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो सेल यानी कोशिका नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। भाई रॉबर्ट हुक ने ही तो सेल यानी कोशिका की खोज की थी ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यानी देखिए जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो साथियों गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया ये तो पाया जाता ही है, ठीक है। तो क्या नहीं पाया जाता है, तो लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लवक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो देखिए इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी।
यानी डीएनए, देखिए डीएनए में पाया जाने वाला तत्व या कोशिकांग कौन सा है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ये तो हजारों बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जिसकी खोज 1665 में हुई थी, है ना, याद रखिएगा। माफ करना 1600 नहीं यार, 1965 में, है ना, याद रखिएगा 1965 में। चलिए साथियों याद रखिएगा, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। और यहाँ पर माफी चाहते हैं, देखिए लाइसोसोम की खोज जो है साथियों आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम डी डुबे ने की थी, डी डुबे ने। और कब की थी, तो 1955 कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं 1958 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1965 लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन इसको आप ज़्यादा प्रेफर करिएगा, 1955 से 58 के बीच में ही इसको खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला है, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका, अब देखिए कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, तो याद रखिए शहद का प्रमुख घटक होता है साथियों फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा इनमें से कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ध्यान दीजिए इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो देखिए मांस, दूध और दाल, इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, तो याद रखिएगा विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया है, तो फंक ने, सी फंक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत रहता है, तो ध्यान दीजिए औसतन 50%, ऑप्शन नंबर बी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो साथियों याद रखिएगा विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो देखिए राइट आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फ्लोरीन की कमी से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो याद रखिएगा साथियों पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम कैसे संकेत करते हैं, परमाणु संख्या 19 होता है और पोटेशियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने, याद रखना हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया था। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा आयरन की, लोह तत्व की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है, तो देखिए ईईजी ये किसके लिए कराया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए। और एक होता है साथियों ईसीजी, और ईसीजी का प्रयोग है हृदय से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कैसिन दूध होता है क्या, तो दूध में पाया जाने वाला पदार्थ होता है केसिन, और ये केसिन क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, अब देखिए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में जो मदद करने वाला विटामिन है वो है साथियों विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो ध्यान दीजिए कैंसर के उपचार के लिए जो रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं वो है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है, तो ध्यान दीजिए इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, अब देखिए छिली हुई सब्जियां जो होती है जब उसको हम धोते हैं तो कौन सा विटामिन उसमें नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 20। देखिए दूध का जो दांत होता है उसकी संख्या होती है 20, जो कि एक बार टूट जाता है बच्चों में और दोबारा फिर से विकसित होता है, तो यही 20 दांत 2 बार विकसित होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो देखिए पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, टाइलिन भी है, गैस्ट्रिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त, कैल्शियम,
और फास्फेट को विनियमित करता है? तो याद रखिएगा परावाटू हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो लगभग 32 फीट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है पेट में, देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी एंजाइम की। चलिए अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जिसकी उपस्थिति मानव के पेट में होती है। आज इस क्लास में जनरल साइंस का बायोलॉजी का पूरा 100 क्वेश्चंस आपको कराया। आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी आप लोग लुसेंट जीके का जो 1000 क्वेश्चन वाला वीडियो है, ठीक है, लुसेंट का संपूर्ण निचोड़ 1000, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा का पूरा एक ही वीडियो में, तो उस क्लास को आप लोग देख लीजिए साथियों। अभी एक दिन पहले ही वो क्लास अपलोड हुई थी चैनल में, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो आप लोग तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है पता नहीं, आप लोग उस क्लास को जाकर चैनल के अंदर से देख लीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं उस क्लास का लिंक आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।